तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। समझेंगे कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस जस्ट 1599 है। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग बेसिकली एक कार्निवोर एनिमल होता है। कार्निवोर का मतलब ये स्मॉल फिशेस, मोलस्क इनके ऊपर फीड करता है। अब क्योंकि ये कार्निवोर है तो अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंपेयर करें बाकी हर्बीवोर से तो उसके कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है। ऑल्दो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है बट ये क्या है, बाकी के कंपैरिजन में, हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है कि फ्रॉग क्या है, कार्निवोर एनिमल है जिसकी वजह से इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बाकी हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में छोटा होता है। अब हम समझेंगे कि फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो बेसिकली जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है सिर्फ दो ही चीजों से मिलकर बनता है, जिनमें से एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो इतनी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी चीजों को डायग्राम की मदद से भी समझ लेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है, यही मैंने बस यहाँ पे आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, उसके अंदर आप देखेंगे तो एक एलिमेंट्री कैनाल आएगा और उससे रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पर पैंक्रियाज आ जाएगा, लिवर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो ओपनिंग है, ठीक है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से ओपन होगा और क्लोएका पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर माउथ और क्लोएका दोनों ही प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट नेचर का बोलेंगे। यानी जो फूड है वो माउथ के थ्रू एंटर करेगा और क्लोएका के थ्रू क्या करेगा, बॉडी से एग्जिट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा होगा, कंप्लीट टाइप का होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक लॉन्ग होगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर कॉइलिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब की जो थिकनेस है या बोल सकते हैं जो डायमीटर है वो वेरी कर सकती है। मे बी ईसोफेगस के पास कम हो, स्टमक के पास क्या है उसका डायमीटर ज्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यहां पर जो ट्यूब का डायमीटर है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। डायमीटर क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है बिटवीन माउथ एंड क्लोएका, यानी क्लोएका और माउथ के बीच में जो डायमीटर है वो वेरी कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको समझना होगा कि इसके अंदर आपको बक्कल कैविटी देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद फेरिंग्स होगा, फिर ईसोफेगस होगा, उसके बाद स्टमक हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा और लास्ट में जाके क्लोएका हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हम रेक्टम भी बोलते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या बोलेंगे, रेक्टम बोलेंगे। तो ये जो डायग्राम आप ध्यान से देखो, यहां पर ये जो डायग्राम है यहां पर माउथ से ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। माउथ के बाद क्या आ जाता है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के जस्ट बाद क्या होता है, फेरिंग्स होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इनके बक्कल कैविटी के अंदर किसी भी तरीके का सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ह्यूमन के माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि फूड के साथ मिक्स होगा, वैसा यहां पर किसी भी तरीके का सलाइवरी ग्लैंड देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, बक्कल कैविटी के अंदर ये चीज आपको याद रखना है कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। तो फूड को ल्यूब्रिकेट करने के लिए होता क्या है कि इनके बक्कल कैविटी में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये जो म्यूकस ग्लैंड है ये फूड के साथ मिक्स करके फूड को सॉफ्ट बनाते हैं, उसको ल्यूब्रिकेट करते हैं सो दैट कि फूड को आसानी से फेरिंग्स के अंदर भेजा जा सके या उसको आसानी से मेस्टिकेट किया जा सके, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। फेरिंग्स के जस्ट बाद यहां पर क्या होगा, ईसो या बक्कल कैविटी के बाद जस्ट आपका फेरिंग्स आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो बक्कल कैविटी है और फेरिंग्स को कंबाइंडली बक्को फेरिंजल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
उसके बाद क्या आता है आपका ईसोफेगस आएगा, ठीक है। ईसोफेगस के ऊपर यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होगी, तो फूड क्या है फेरिंग से डायरेक्टली आपके ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस के बाद जो फूड है आपका कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे पहले बात करें तो डिओडिनम आएगा, ठीक है। अब जो ये डिओडिनम है बेसिकली यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, और डिओडिनम के जस्ट बाद आपका इलियम आ जाता है, और इलियम क्या है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा जो पार्ट है वो आपका इलियम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रेक्टम आ जाएगा, या जिसको आप लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हो, और यही डायरेक्टली ओपन होता है क्लोएका के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल कर लेंगे कि हर एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और उनके क्या फंक्शन होते हैं, इनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा आज की जो वीडियो है थोड़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लेंगे तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपको बहुत अच्छे से इलेबोरेट हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और फिर ऐसा कोई सा क्वेश्चन है वो रह नहीं पाएगा, यानी सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है माउथ। तो अगर हम माउथ की बात करें तो जनरली अगर हम माउथ की बात करेंगे फ्रॉग के अंदर, तो फ्रॉग का जो अपर जॉ होता है, ठीक है, जो अपर जॉ होता है फिक्स होता है, उसको हम मैक्सिला बोन बोलते हैं, ठीक है। सो अपर जॉ यहां पर क्या होगा, फ्रॉग के केस में ये जो इसका अपर जॉ है ये कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, यानी इसके अंदर आप देखेंगे किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट कहां होता है, इस लोअर जॉ में, ठीक है। ये जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ, इसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, यानी लोअर जॉ ही मूव करता है, अपर जॉ मूव नहीं करता, ठीक है। अब ये जो अपर जॉ है, अपर जॉ के अंदर ये जो मैक्सिला बोन है, इस मैक्सिला बोन के अंदर आप देखेंगे कि कॉनिकल टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉनिकल टीथ प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि ये मैक्सिला के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी टीथ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिलरी टीथ बोलेंगे। और ये जो मैक्सिलरी टीथ है बेसिकली क्या है, इस तरीके से कॉनिकल शेप का होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक्रोडोंट नेचर का होता है। ये जो टीथ है यहाँ पर, जो कॉनिकल टीथ है, कॉनिकल टीथ, वो कैसा होता है, एक्रोडोंट, एक्रोडोंट टाइप का होता है। एक्रोडोंट का मतलब कि ये सॉकेट के अंदर धसा हुआ नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि ये सॉकेट के अंदर धसा हुआ नहीं होता तो बहुत आसानी से टूट जाता है। अब बहुत आसानी से टूटेगा तो इसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, इसलिए हम देखते हैं कि फ्रॉग के अंदर जो टीथ होते हैं वो पॉलीफायोडोंट होता है। मींस कि इसको हर बार मल्टीपल टाइम्स इसको बदला जाता है, जैसे ही टूटेगा उसको फर्दर बदल दिया जाता है, ठीक है। अभी टीथ के अंदर थोड़ी देर बाद इसको डिटेल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जस्ट अगर हम अपर जॉ में ही अंदर की तरफ देखें तो आपको यहाँ पर छोटा सा एक बोन देखने को मिलता है जिसको वोमर बोन बोलते हैं, ठीक है। और वोमर बोन के ऊपर टीथ प्रेजेंट होगा, उस टीथ को हम क्या बोलते हैं, वोमेराइन टीथ बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और वोमेराइन टीथ के जस्ट नीचे इस तरीके से आपको दो बल्जिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली तब डेवलप होता है जब कोई फ्रॉग फूड को मेस्टिकेट करता है, उस कंडीशन में वो अपनी आईज को नीचे दबा लेता है। तो जैसे ही आईज को नीचे दबाएगा तो ये जो बल्जिंग है ये थोड़े फूल जाएंगे अंदर की तरफ, जिससे कि ये फूड को धकेल के कहाँ, फेरिंग्स के अंदर भेजा जा सके, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कुछ दूसरी ओपनिंग्स भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि इंटरनल नेयर्स या इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गया। और अगर इसे इधर साइड वाइज देखें तो आपको यहाँ पे यूस्टिचियन ट्यूब की ओपनिंग भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो टंग होता है, टंग भी कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। और टंग का जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो बाइफिड होता है। बाइफिड का मतलब इसके अंदर इस तरीके से दो, यानी जो टंग है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और टंग के ऊपर स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जब इनका टंग बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि जो टंग है वो प्रोट्रूसिबल नेचर का होता है, मींस कि मुंह से बाहर निकल सकता है। और जैसे ही टंग बाहर निकलता है तो कोई भी इंसेक्ट्स हो गया या कोई भी प्रे है उसको क्या करेगा, पकड़ के लेके आता है और फिर उसको वो खाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अब इन्हीं चीजों को हम क्या कर लेते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है, माउथ की ओपनिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। माउथ की बात करें तो एक बहुत ज्यादा वाइड गैप देखने को मिलता है, जो कि एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड
ऑफ स्नाउट टू द अदर, यानी स्नाउट के एक साइड से स्टार्ट होके दूसरी साइड तक ये जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या है, माउथ को बेसिकली की गार्ड करने के लिए आप बोल सकते हैं कि दो बॉनी जॉ देखने को मिलता है जिसके ऊपर इमूवेबल लिप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर जो लिप्स प्रेजेंट होंगे वो इमूवेबल होगा, लिप्स के अंदर किसी भी तरीके का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपर जॉ कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन लोअर जॉ कैसा होता है, मूवेबल होता है, ये जस्ट अभी हमने देख ही लिया था। और उसके अलावा देखेंगे कि यही बेसिकली जो लोअर जॉ है यही हेल्प करता है माउथ के ओपनिंग और क्लोजिंग में, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी। जैसे ही माउथ के बाद क्या आएगा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सो दैट कि जो आने वाला फूड है ये फूड को क्या कर सके, ल्यूब्रिकेट कर सके, उसको स्मूथनेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो यही चीज हमने लिखा है कि जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी कैसा है कि लार्ज, वाइड एंड शैलो ओरल ओपनिंग होगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और साथ के साथ ये म्यूकस ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है और फूड को बेसिकली क्या करेगा, मेस्टिकेट कर देगा या फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि फ्रॉग के बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सो जनरली ह्यूमंस के अंदर आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी से ही होना स्टार्ट हो जाता था, बिकॉज सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट था। लेकिन फ्रॉग के बक्कल कैविटी के अंदर किसी भी तरीके का सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि फूड को लुब्रिकेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टीथ की। तो अभी जस्ट मैंने आपको टीथ बताया कि यहाँ पे जो टीथ है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिला बोन यानी अपर जॉ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी टीथ बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टीथ है बेसिकली एक्रोडोंट टाइप का होता है, मींस कि ये जो मैक्सिला बोन है उसके सॉकेट के अंदर धसा हुआ नहीं होता, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टीथ है उस टीथ का काम फूड को च्यू करने का नहीं होता, फूड को चबाने का काम यहाँ पे दांत नहीं करता। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो दांत है वो फूड को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, चबाने में हेल्प करता है। लेकिन फ्रॉग के अंदर जो टीथ है वो फूड को चबाने में हेल्प नहीं करते, बस ये फूड को एक ग्रास्प करते हैं, उसको पकड़ देते हैं, बस इतना ही काम होता है इसका। इसलिए क्या है, यहाँ पे जो टीथ है वो थीकोडॉन्ट टाइप के नहीं होंगे, एक्रोडॉन्ट टाइप के होंगे, ठीक है। यानी ये जो मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिलरी बोन के अंदर धसे हुए नहीं होते, सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे कि ऊपर ये मैक्सिलरी बोन है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि बोनी बेस होगा, और उस बोनी बेस से इस तरीके से आपका यहाँ पे टीथ निकल के आता है, ठीक है। अब इस टीथ का जो सबसे ऊपर वाला जो क्राउन है उसको आप डेंटाइन बोलेंगे, और इसी डेंटाइन के अंदर बहुत छोटे छोटे बेसिकली आप देखेंगे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कैनालकुली बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे को कवर करने के लिए ऊपर एक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम एनामेल बोलते हैं, ठीक है। और जब सबसे अंदर की तरफ देखेंगे तो कैविटी देखने को मिलती है जिसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं। तो इसी के अंदर पल्प प्रेजेंट होते हैं और डेंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये जो टीथ है टीथ के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, या फिर अगर टीथ टूट जाता है तो उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रॉग के अंदर जो टीथ होता है वो एक्रोडोंट होंगे, यानी किसी भी सॉकेट से मतलब सॉकेट के अंदर फिक्स नहीं होंगे। उसके अलावा पॉलीफायोडोंट होंगे। पॉलीफायोडोंट का मतलब कि ये मल्टीपल टाइम्स रिन्यू किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब इन्हीं चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो लोअर जॉ है फ्रॉग का उसके अंदर टीथ नहीं होता, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अपर जॉ के अंदर आप देखेंगे कि स्मॉल कॉनिकल बैकवर्डली पॉइंटेड टीथ देखने को मिलेगा, ये चीज आपको याद रखना है। क्योंकि ये मैक्सिला बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है इसलिए इसको हम मैक्सिलरी टीथ भी बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिलरी टीथ के अलावा उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि वोमर बोन होता है, और वोमर बोन के अंदर भी ग्रुप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जिसको वोमराइन टीथ बोलते हैं, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि फ्रॉग के अंदर जो टीथ होता है वो च्यूइंग के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को क्या करता है, होल्ड करता है ताकि वो स्लिप ना कर सके, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो टीथ होता है वो एक जैसा होगा इसलिए इसको होमोडोंट बोलेंगे, और ये सॉकेट के अंदर धसा हुआ नहीं होता इसलिए इसको एक्रोडोंट बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि टीथ बार बार टूट सकता है इसलिए इसको बार बार रिन्यू करना होगा, तो इसलिए जो टीथ का टाइप होगा वो कैसा होगा, पॉलीफियोडोंट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रॉग के टीथ का नेचर बताओ, तो आप क्या बताओगे कि एक्रोडोंट होगा, उसके बाद होमोडोंट होता है, एंड पॉलीफायोडोंट होता है।
पॉलीफायोडोंट होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि यही सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया था कि टीथ के अंदर जो क्राउन होता है उसके ऊपर वेरी हार्ड सब्सटेंस कवर होगा जिसको इनामेल बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंटर में एक पल्प कैविटी प्रेजेंट होगा जिसके अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, नर्व होगा, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होगा जो कि टीथ के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर रखना है, याद रखना है कि बीच में पल्प कैविटी हो जाएगा, उसके ऊपर ये जो क्राउन है जिसको डेंटाइन बोलेंगे, उसके ऊपर एक टफ लेयरिंग होती है जिसको इनामेल बोलते हैं। पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गया, उसके अलावा बात करें ओडेंटोब्लास्ट सेल्स हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लेक्चर आज का थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज इसके अंदर हमें आज बहुत सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लेते हो तो आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप इजीली बेसिकली कर पाओगे। तो इसलिए एक बार क्या है, पानी वानी लेके बैठिए बिकॉज ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो बीच में आप बोर जरूर हो सकते हो, लेकिन अगर आप पानी पीते रहोगे, बॉडी को हाइड्रेट रखोगे तो क्या है, ये जो बोरियत होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी हम बीएससी और या असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट है तो इतना तो फोकस हम बना ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं टंग की। यहां पर अगर हम टंग की बात करें, टंग कैसा होता है, लंग हो, बेसिकली बोल सकते हो कि लॉन्ग होगा टंग। यहां पर कैसा होगा, लॉन्ग होगा। उसके अलावा इनके पास प्रोट्रूसिबल कैपेसिटी होती है, यानी जो टंग है मुंह के बाहर निकल सकता है और स्टिकी नेचर होने की वजह से ये जो भी इंसेक्ट्स होगा, प्रे होगा, उसको कैप्चर करके माउथ के अंदर लेके आ सकता है, ठीक है। जो टंग है, टंग का जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो मूवेबल होता है, वो प्रोट्रूसिबल होता है, वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और निकलने के लिए बेसिकली क्या है, ये निकलता तब है जब इनके बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सैक होते हैं उनके बीच में प्रेशर के अंदर चेंजेस आता है। तो ध्यान रखना है कि जो लिम्फेटिक सैक होता है उसके अंदर अगर प्रेशर चेंज होगा उसकी वजह से क्या है, ये जो उसका टंग होगा वो बाहर की तरफ प्रोट्रूसिबल होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। तो इसी चीज को मैंने बताया यहाँ पे कि ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी क्या होगा, लार्ज मस्कुलर स्टिकी प्रोट्रूसिबल टंग देखने को मिलेगा। इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो इनर बॉर्डर से अटैच होगा, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर एंड है वो फ्री होता है, बाइफिड होता है और वो क्या है, आगे की तरफ निकल सकता है और जिसकी वजह से वो प्रे को कैप्चर कर लेता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बाहर निकलता है टंग, उसके निकलने का मेन रीजन ये है कि जो प्रेशर चेंज होता है, यानी अगर हम बात करें जो लार्ज सबलिंगुअल लिम्फ सैक है उसके अंदर अगर प्रेशर के अंदर चेंज आएगा तो प्रेशर के अंदर चेंज होते ही ये जो आपका लिंगवा है या बोल सकते हो जो टंग है वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल बेसिकली क्या है, बकल कैविटी के अंदर ओपन होने वाला है। उसके रूफ में इस तरीके से दो ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। ये जो नेयर्स है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, इसका काम क्या होगा, एयर को लाने का काम करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बक्कल कैविटी के अंदर ही आपको ऑर्बिट्स देखने को मिलेंगे, बल्जिंग ऑर्बिट्स। ये इस तरीके से बल्जिंग ऑर्बिट्स देखने को मिलेंगे। और ये बल्जिंग ऑर्बिट्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जब फूड को मेस्टिकेट करना होता है या फूड को निगलना होता है, उस केस में जो फ्रॉग है अपनी आइज को बाहर से अंदर की तरफ धसाता है, इस तरीके से अंदर की तरफ पेनिट्रेट करवाएगा, जिसकी वजह से जो आई बल्जिंग है वो अंदर की तरफ उठना स्टार्ट होगा और वो फूड को अंदर की तरफ धकेलता है ताकि फूड को मेस्टिकेट किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यही चीज हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये आप क्या है, एक बार पीपीटी की मदद से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है कि बक्कल कैविटी के जस्ट बाद ही क्या होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यहाँ तक बक्कल कैविटी है, इसके बाद ये क्या है, फेरिंग्स है। इसलिए कंबाइंडली हम बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, बक्कोफेरिंजियल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो पोस्टीरियरली यानी बक्कल कैविटी के पोस्टीरियरली हमें क्या देखने को मिलता है, एक छोटा सा फेरिंग्स देखने को मिलता है, ठीक है। और दोनों को हम साथ में क्या बोल सकते हैं, बक्कोफेरिंजियल कैविटी बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब इस बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर आपको बहुत सारे अपर्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें तो गलेट हो जाएगा, ग्लॉटिस हो जाएगा, यूस्टिचियन ट्यूब हो जाएगा। ये जो यूस्टिचियन ट्यूब है ये डायरेक्टली मिडिल जो ईयर है उसके अंदर ओपन होता है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ओपनिंग्स देखने को मिल सकता है, गलेट हो गया, ग्लॉटिस हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ग्लॉटिस है, ठीक है,
जो एक ग्लॉटिस है वो कहाँ पर लेके जाता है आपका लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर में, और ये हम ऑलरेडी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर है वहां से ये क्या है लंग्स के थ्रू सांस लेता है, या फिर बोल सकते हैं जो क्रॉकिंग साउंड आता है, जो टर्टर की आवाज आती है, वो इसी के थ्रू आती है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम गलेट की बात करें तो गलेट डायरेक्टली क्या है फूड को कहाँ पे लेके जाता है, ईसोफेगस के अंदर लेके जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद जो फूड कहाँ जाएगा, गलेट के थ्रू किसके अंदर ओपन होगा, आपके ईसोफेगस के अंदर ओपन होगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि फूड जैसे ही माउथ के अंदर एंटर होगा, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स में जाएगा, फिर गलेट की मदद से ईसोफेगस में फूड जाता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा सीक्वेंस है। तो अब तक हम कहां पे पहुंच चुके हैं, ईसोफेगस में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अब ईसोफेगस को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर स्टमक हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्लोइका। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करें कि यहाँ पे जो फेरिंग्स है, अभी बता ही दिया कि स्मॉल ओपनिंग होगी जिसको हम गलेट बोलेंगे। गलेट के थ्रू क्या है, फेरिंग्स डायरेक्टली फूड को ईसोफेगस के अंदर लेके जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात करें तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो आपको याद रखना है कि ईसोफेगस क्या है, एक शॉर्ट वाइड मस्कुलर और हाईली डिस्टेंसेबल ट्यूब है। हाईली डिस्टेंसेबल का मतलब कि जब फूड को मुंह के अंदर लिया जाता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के लिए अंदर के जाने के लिए, तब ये जो आपका ईसोफेगस है इस तरीके से फैल सकता है। डिस्टेंसेबल का मतलब क्या है कि इसके अंदर फैलाव हो सकता है, यानी फूड का अगर साइज बड़ा है तो ये इलास्टिक नेचर का होता है तो फैल सकता है, ठीक है। इसलिए ये हाईली डिस्टेंसेबल होता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे म्यूकस एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या है म्यूकस का सिक्रीशन भी करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो म्यूकस की लाइनिंग होगी इसके अंदर बेसिकली आप देखोगे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं जो कि फूड को मतलब कि धकेलते हैं, पुश करते हैं, ताकि जो फूड है वो स्टमक के अंदर जा सके, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी जो ग्लैंडुलर लाइनिंग है ईसोफेगस की, ये क्या है एल्कलाइन डाइजेस्टिव फ्लूइड भी सिक्रीट करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। सो ईसोफेगस के अंदर ही क्या देखने को मिलता है, एल्कलाइन डाइजेस्टिव फ्लूइड्स भी देखने को मिल जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टली जो ईसोफेगस से फूड कहाँ मर्ज होता है या फूड कहाँ ट्रेवल करता है, स्टमक के अंदर जाता है, ठीक है। और स्टमक के अंदर जो फूड है लगभग 2 से 3 घंटे रहता है, और फूड का यहीं पर पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि फ्रॉग के अंदर जो कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और स्टमक में सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होगा, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसको हम कार्डियक स्टमक बोलते हैं, इसको कार्डियक स्टमक बोलेंगे। और जो पीछे वाला पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होने वाला होता है या ड्यूोडेनम के पास होता है, उसको पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्टमक। अब जब ये पाइलोरिक स्टमक डिओडिनम से डायरेक्टली ओपन होता है तो वहां पर एक वाल्व भी प्रेजेंट होता है जो फूड के रीगर्जिटेशन को रोकता है। रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है कि अगर फूड एक बार डिओडिनम में चला जाएगा तो दोबारा से स्टमक में नहीं आ सकता, तो वाल्व का काम क्या होता है, फूड के बैक फ्लो को रोकना या उसके रीगर्जिटेशन को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे यहाँ पर। तो जो स्टमक है वो क्या होगा, कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, बॉडी कैविटी के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और जनरली क्या है, जो स्टमक है वो बॉडी वॉल से अटैच होता है, और कौन से बॉडी वॉल से, डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होता है, और अटैच करवाने के लिए यहाँ पर मेजेंट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि स्टमक को फ्रॉग के डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच करवाने के लिए एक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको मेजेंट्री बोलते हैं। और इस मेजेंट्री का स्पेशल नाम अगर हम बात करें तो इसको मीजोगास्टर बोला जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे, मीजोगास्टर। तो ध्यान रखना है, मीजोगास्टर एक टाइप की मेजेंट्री है जिसका काम होगा स्टमक को डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच करवाने का काम होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो स्टमक है लार्ज होता है, लगभग 4 सेंटीमीटर का इसका स्ट्रक्चर होगा, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा। पहला तो कार्डियक स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया था, सबसे आगे वाला पार्ट होगा, और पीछे जो होता है उसको पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं, ठीक है। अब स्टमक के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्जेंटिक सेल हो गया। ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या होगा कि ये HCl सिक्रीट करता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ गास्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर गास्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो कि पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है।
तो स्टमक के अंदर जो गास्ट्रिक ग्लैंड होंगे, गास्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होगा कि आपके पेप्सिनोजन को सिक्रीट करना, लेकिन ये जो पेप्सिनोजन वो सिक्रीट करता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एसिड कौन सिक्रीट करेगा? स्टमक के अंदर ही एक दूसरा सेल होता है जिसको ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल HCl सिक्रीट करता है। तो जब पेप्सिनोजन और HCl जब मिलता है आपस में, तो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो अब एक्टिव हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा वो क्या है, जब जैसे ही एक्टिव होगा वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि यूनिसेलुलर जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है। ठीक है, अभी जो पोस्टीरियर पाइलोरिक एंड है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। ठीक है, अब स्टमक का काम क्या होगा कि ये डाइजेशन के समय फूड को स्टोर करने का काम करता है। फूड यहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे तक स्टोर रहता है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करें कि जैसे ही फूड मतलब कि 2 से 3 घंटे के बाद, स्टमक के बाद फूड अब कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी अगर हम बात करें तो डिओडिनम वाले पार्ट में जाता है। ठीक है, अब ये जो डिओडिनम है बेसिकली आपके स्टमक से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, पाइलोरिक वाले एंड से कनेक्टेड होगा, और ये एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे लॉन्ग और क्वाइल ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, लगभग 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और ये क्या है, मिड डॉर्सली अटैच्ड होता है मेजेंट्री से। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 2 पार्ट देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर वाला जो होगा उसको डिओडिनम बोलेंगे, और नीचे की तरफ जो बड़ा होगा उसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, सो डिओडिनम और इलियम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिओडिनम वाला पार्ट है, और ये आपका डिओडिनम के जस्ट बाद इलियम वाला पार्ट आ जाता है, ये इलियम आ जाएगा। ठीक है, इलियम बड़ा होता है और जो डिओडिनम का जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बीच बीच में पानी जरूर पीते रहिए, बिकॉज इससे क्या है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो डेविएट नहीं होगा, आप डायरेक्टली लेक्चर्स के ऊपर फोकस कर पाओगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपको सारी चीजें आप अच्छे से सॉल्व करवाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होगी। अब ये जो म्यूकस की लाइनिंग है इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स देखने को मिल जाएगा, गॉबलेट सेल्स देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली क्या है, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, आपको अभी जस्ट थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। और ये क्या है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो डिओडिनम है बेसिकली स्टमक के पैरेलल रन करेगा और यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा डिओडिनम के अंदर ही आप देखेंगे कि एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको हम हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। अब ये होता क्या है, सपोज करो ये डिओडिनम है, ये पाइलोरिक स्टमक था, ये पाइलोरिक स्टमक है और ये डिओडिनम है। अब यहां पर क्या होगा कि लिवर हो गया और इधर की साइड पेंक्रियाज हो गया, तो लिवर और पेंक्रियाज से डक्ट आता है और ये आपस में मर्ज होकर कॉमन डक्ट के थ्रू डिओडिनम में ओपन होता है, और इस डक्ट को हम बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसको क्या बोलेंगे, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। और ये बेसिकली क्या है, बाइल जूस और यहाँ से जो पैंक्रियाटिक जूस है इसको लाके डिओडिनम में ओपन करता है, जो कि बेसिकली हेल्प करेगा फूड के डाइजेशन में। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इलियम की, ठीक है, सो इलियम की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है, पीछे की तरफ से डायरेक्टली जाके डिओडिनम से स्टार्ट होगा और ये लास्ट में जाके कहाँ है, रेक्टम पे ओपन होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंदर आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के फोल्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन किसी भी तरीके का ट्रू विलाई प्रेजेंट नहीं होता। जैसा कि ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपने देखा था विलाई प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, वैसा यहाँ पर ट्रू विलाई देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि सेम टाइप का ही काम परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा और ये मैं बार बार आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,
लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो उसको हम रेक्टम बोलेंगे यहाँ पर। अब इस रेक्टम का सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है, फिसेस को स्टोर करना और उसके अंदर जो वाटर है उस वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का काम इसका होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट वाइड ट्यूब है जिसकी लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, चीज आपको याद रखना है। और ये डायरेक्टली क्लोएका में ओपन होता है थ्रू द एनल एनस, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर भी आपको बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स देखने को मिल जाते हैं और इसका मेन काम क्या होगा कि ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है और उसके अलावा फिशेस को स्टोर करता है, वेस्ट को स्टोर करता है, ठीक है। एंड लास्ट स्ट्रक्चर जो इसके एलिमेंट्री कैनाल में जो आता है उसको हम बोलते हैं क्लोएका, ठीक है। सो क्लोएका एक कॉमन चैम्बर होता है जहां पर 3 चीजों की ओपनिंग एक साथ ही होती है। सो क्लोएका के अंदर अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है और लास्ट में क्या बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है। यानी क्लोएका क्या है, एक कॉमन चैम्बर है जहां पर 3 चीजें एक साथ खुलती हैं, ठीक है। सो ये एज अ कॉमन चैम्बर की तरह वर्क करता है। तो जो वेस्ट है वो क्लोएका के थ्रू बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, स्टमक के अलावा, ठीक है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लिवर है और पेंक्रियाज है वो भी प्रेजेंट होते हैं और वो भी बेसिकली क्या है, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे सभी को। तो सबसे पहले अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर क्या होगा, यहाँ पर मल्टी लोब स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोब्स देखने को मिल जाता है, जिसमें से अगर हम बात करें तो राइट हो गया, लेफ्ट हो गया और मीडियन लोब्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होगा और ये क्या है, हार्ट और लंग्स के पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो लिवर है एक ग्रीनिश एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको बाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाइल है बेसिकली आप देखेंगे कि इसको स्टोर कर दिया जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या है, लिवर बाइल जूस बनाता है सेम है जैसे ह्यूमंस में होगा और इसको स्टोर कहाँ कर दिया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो जब भी फैट का इमल्सिफिकेशन करवाना होगा उस केस में क्या है, गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है और वो जाके डिओडिनम के अंदर ओपन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि जो सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट किससे निकलेगा, गॉल ब्लैडर से। तो फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डायग्राम को अगर ध्यान से समझे, मान लेते हैं ये गॉल ब्लैडर, ये आपका लिवर है। तो लिवर के अंदर इस तरीके से 3 लोब है, तो तीनों लोब से क्या होगा, इस तरीके से पाइप निकलेगा और ये जो पाइप है या जिसको हम ट्यूब बोलते हैं या डक्ट्स बोलते हैं, इनसे बेसिकली जो बाइल जूस है, बाइल जूस यहाँ से बनेगा और बाइल जूस से जस्ट यहाँ पे इसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, इसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट इस तरीके से स्ट्रक्चर में ओपन होगा जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर होता है और जब जरूरी होगा तो यही क्या है, हिपैटिक डक्ट की मदद से आगे की तरफ जाएगा और पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिक्स होकर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करता है जो कि डिओडिनम में ओपन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस का काम डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, बस ये सिर्फ और सिर्फ फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है सो दैट कि जो फैट है वो आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। तो ये काम किसका होता है, बाइल जूस का होता है, ठीक है। अब बाइल जूस के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम टोरोकोलेट हो गया, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, इस तरीके के सॉल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यही जो सॉल्ट है बेसिकली किस में हेल्प करेंगे, आप बोल सकते हो कि फैट के इमल्सिफिकेशन में ही हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम पेंक्रियाज की बात करें तो पेंक्रियाज कैसा होता है आपका, पेंक्रियाज ऑफ द फ्रॉग इज ब्रांच्ड इरेगुलर एंड फ्लैटेंड येलो कलर ग्लैंड होता है जो कि मिजेंट्री, स्टमक और डिओडिनम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो आपका पेंक्रियाज है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरफ वर्क करेगा। अगर एंडोक्राइन की बात करें तो यहाँ पे जो लैंगरहैंस के जो आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस है वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ वर्क करेगा और ये क्या है, इंसुलिन सिक्रीट करता है जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इसका एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें तो ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको हेल्प करेगा, ठीक है, डाइजेशन में। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं फटाफट एक ही सारे इसके अंदर समझा देता हूं और फिर उसके बाद एक साथ पीपीटी के अंदर देख लेंगे इसको, ठीक है। सो अब जनरली होगा क्या कि जैसे ही
मान लेते हैं कि कोई फ्रॉग किसी प्रे को अपने माउथ के अंदर लेके आता है, तो उस केस में क्या होगा, जो बक्कल कैविटी के अंदर जो म्यूकस है वो उसके अंदर मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद उसको फेरिंग्स के अंदर पुश कर दिया जाएगा, और फेरिंग्स के बाद कहाँ है, ईसोफेगस के अंदर जाएगा। ईसोफेगस के अंदर भी ऑलमोस्ट क्या है, आप देखेंगे कि स्पेशल टाइप के म्यूकस ग्लैंड्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्लैंड्स उसके साथ और भी उसको क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेट करने के बाद फूड आपका एंटर करता है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब स्टमक के अंदर जो फूड है वो कुछ समय तक के लिए रहता है, लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। अब स्टमक के अंदर जैसे ही फूड आएगा, तो अब स्टमक के अंदर आपने देखा था कि क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है और पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो HCl और पेप्सिनोजन है वो क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, और वो प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर बेसिकली क्या करता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद अब जो ये फूड है जिसके अंदर एसिड मिक्स है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। अब ये जो काइम है अब कहाँ एंटर करेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले पार्ट के अंदर एंटर करेगा। अब डियोडिनम के अंदर हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट्स मिलते हैं, और वहां से बहुत सारे बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस मिक्स होगा। तो फूड के साथ जैसे ही बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस मिलता है, तो ये जो बेसिकली जनरली अगर आप बात करें, जो पेंक्रियाटिक जूस है उसको काम करने के लिए बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो स्टमक से फूड आता है वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो बेसिकली जो आपका ये जो बाइल जूस है उस बेसिकली इस फूड को क्या करेगा, बेसिक नेचर में कन्वर्ट करेगा, और साथ के साथ फैट के इमल्सिफिकेशन भी कर देगा। लेकिन जो पेंक्रियाटिक जूस के साथ जो बेसिकली ट्रिप्सिनोजेंस, ये इस तरीके के जो एंजाइम्स आते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सक्कस इंटेरिकस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, फूड को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद फिर उसके अंदर उसका एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडल फोल्ड्स होते हैं वही एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद फूड को कहाँ भेज दिया जाता है, रेक्टम के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर फिशेस का प्रिपरेशन होता है, और जो एक्सेस वाटर है उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और क्लोएका की मदद से फूड को बाहर फेंक दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या है, इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। तो गैस्ट्रिक डाइजेशन का मतलब क्या है कि स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होगा। तो स्टमक के अंदर लगभग अभी बताया मैंने, फूड 2 से 3 घंटे के लिए होगा। अब यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा और इनएक्टिव पेप्सिनोजन होगा। तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिनोजन आपस में मिक्स होंगे तो एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रोटीन को ब्रेक कर देगा पेप्टोन्स और प्रोटीजेस के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे जो फूड है, ये जो एसिडिक जो HCl है वो फूड को सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट नहीं करता, बल्कि फूड के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको भी किल करने का काम करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो फूड है वो कहां पर एंटर करता है, आपके सिंपल सा डियोडिनम के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होगा कि डियोडिनम के अंदर जैसे ही फूड एंटर करेगा तो बहुत सारे आप देखोगे कि हिपेटोपेंक्रियाटिक ओपनिंग्स होती है, वहां से जो एंजाइम्स होंगे वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो जो एंटेरोगेस्ट्रॉन है वो स्टमक से जो बेसिकली आप बोलेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस है HCl के अंदर या एसिडिक होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसको बेसिक कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा कॉलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये नाम याद रखना है कि कॉलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या होगा, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा सो दैट कि वो बाइल जूस को डियोडिनम में रिलीज करेगा और बेसिकली कि वो जो एसिडिक फूड है उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके अलावा सिक्रेटिन हो गया, पेंक्रोजाइमिन हो गया, ये दोनों मिलके आपस में क्या करेंगे, पेंक्रियास को एक्टिवेट करेगा सो दैट कि ये पेंक्रियाटिक जूस को डियोडिनम में मतलब कि रिलीज करे, ठीक है। उसके बाद जो एंट्रियोक्राइनिन है वो क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस हो गया, सक्कस इंटेरिकस, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब ये सारे मिक्स होके क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप बात करते हैं बाइल। बाइल के अंदर आप देखेंगे कि बाइल लिवर से सिक्रीट होता है और इसके अंदर बहुत सारे आप बोलेंगे सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, सोडियम टोरोकुलेट हो गया। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि बाइल सॉल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है और फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये चीज आपको याद रखना है, फैट का इमल्सिफिकेशन करवाता है। अब पेंक्रियाटिक जूस का काम क्या होगा कि जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन है वो इंटेस्टाइनल इंट्रोकाइनेज की मदद से क्या है, एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम में कन्वर्ट होगा और वो पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को फर्दर अमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है, ठीक है। अमाइलोपेप्सिन का काम क्या होगा या अमाइलेज का काम क्या होगा, फूड के अंदर जो स्टार्च या माल्टोज प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने का काम करेगा, ठीक है। लाइपेज का काम क्या होगा, फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल्स के फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है।
नेक्स्ट ये जो सक्कस एंटेरिकस है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, ये क्या करेगा, फूड स्टफ को एक दूसरे के ऊपर एक्ट करवाएगा और अलग अलग टाइप के एंजाइम्स मिलके कलेक्टिवली फूड के ऊपर एक्ट करके बाकी जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक करने का काम करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा कि पूरा का पूरा जो फूड है उसका इजेशन होगा। इजेशन का, या अगर हम बात करें कहाँ पर होगा इजेशन और एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता है, रेक्टम के अंदर, जहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और होने के बाद फिर क्लोएका की मदद से फूड को बाहर भेज दिया जाता है। तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और जो हमने फूड को यूज किया था, एब्जॉर्ब किया था, उस फूड का फिर फाइनली एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि जो डाइजेस्टेड या जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूज करना, ठीक है। सो उसका एसिमिलेशन हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और एसिमिलेशन कैसे होगा, या तो एनर्जी बनाने में हेल्प किया जाएगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या उसके अलावा बात करें तो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल के स्ट्रक्चर्स बनाने में भी हेल्प किया जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।